इंसान की पहचान होती है उसके नाम और उम्र से, ठीक उसी तरह हर तत्व की पहचान होती है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से। मैं डॉक्टर संगीता जैन, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं? तो नाभिक पर धनात्मक आवेश की उपस्थिति नाभिक में मौजूद प्रोटॉन के कारण होती है। जैसा कि बताया जा चुका है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होता है। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, उसके बराबर होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है, सोडियम परमाणु में 11 है, इसलिए उनकी परमाणु संख्या क्रमशः 11 है। आपने सबने देखा होगा एक पीरियोडिक टेबल में तत्व लिखे रहते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। हाइड्रोजन H, ठीक है, पहला एलिमेंट है, तत्व यानी एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन, या क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, इस तरीके से लिखे रहते हैं। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जैसे हाइड्रोजन तो यहां पर इस टाइप से लिखा रहता है 1, ठीक है, और एक दूसरे साइड में ऐसा लिखा रहता है, आपने नोटिस किया होगा। इसी तरीके से क्लोरीन और ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। तो जो नीचे वाला नंबर है यही है आपका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, ठीक है, और जो ऊपर वाला नंबर है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, ये है आपका राइट साइड वाला एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिए कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। पर ये क्या बताता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक को हम Z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हम बताते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब आगे डिस्कस करेंगे। विद्युत तटस्थता बनाए रखने के लिए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तभी तो वो एटम जो है वो स्टेबल होगा या कहेंगे न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप क्लोरीन को ले लेते हैं, अब मैंने यहां लिखा है क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, तो इसका क्या मतलब है? तो 17 का मतलब है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसका मतलब है कि उसमें E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17, ठीक है। अब किसी न्यूट्रल एटम में उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो यदि इलेक्ट्रॉन 17 है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे? 17। समझ में आया? ठीक है। अब आता है एटॉमिक मास, यानी कितना है यहाँ पर? 35। तो ये क्या बताता है ना? तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 और 11 है। परमाणु क्रमांक Z बराबर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर एक न्यूट्रल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नाभिक का धनात्मक आवेश प्रोटॉन के कारण होता है, जबकि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल। तो न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या या हम कहते हैं A कहा जाता है, इसको A से डिनोट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन की संख्या यानी Z,
मतलब एटॉमिक नंबर, और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मतलब n। तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर A बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी P प्लस N भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, P प्लस N, ठीक है। चलिए आगे और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में आइसोबार और आइसोटोप। आइसोबार यानी हिंदी में बोलते हैं इसको समभारी, बार मतलब भारी, ठीक है, समभारी। एंड आइसोटोप मतलब समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो किसी भी परमाणु की संरचना को सामान्य तत्व प्रतीक यानी सिंबल X का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है, जिसमें बाएं हाथ की ओर सुपरस्क्रिप्ट परमाणु द्रव्यमान संख्या और बाएं हाथ की ओर सबस्क्रिप्ट परमाणु संख्या के रूप में होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आइसोबार यानी समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं, लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या होती है। जैसे ये बहुत सारे एग्जांपल, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी ओर समान परमाणु संख्या वाले लेकिन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले आइसोटोप के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट है कि आइसोटोप के बीच अंतर नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे हमने देखा, एक कोई भी छोटा एटम लेते हैं, सोडियम, सोडियम मतलब Na, ठीक है। ये हो गया इसका सिंबल, संकेत। यदि हमें बताना है सोडियम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? Na, ये इसका सिंबल है। अब ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 11, ठीक है। और यहां लिखा है 23, ये क्या हो गया इसका? मास नंबर, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। अब ये दोनों चीजें हैं तो आपको पता चला है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन P। और चूंकि एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, एटॉमिक मास बराबर P प्लस N, क्लियर। ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया। ये बस दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप सब कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब सोडियम के केस में प्रोटॉन कितने हैं? 11। और चूंकि किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 11, क्लियर, ठीक है। अब आता है एटॉमिक मास, जो कितना है? P प्लस N। और एटॉमिक मास दिया हुआ है 23, यहाँ 23 रख दिया आपने। प्रोटॉन आपको पता है ये कितना है? 11। न्यूट्रॉन को निकालना है आपको, ठीक है, तो प्लस N। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 12, क्लियर है। या हम यहां भी रख देंगे कि एटॉमिक मास 23 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, तो 12 और 11 बराबर 23। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बनाते हैं। अब हम आते हैं समभारी और समस्थानिक। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आइसोबार या समभारी, जिनका भार समान है, उसका मतलब ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट
जिनका की एटॉमिक मास तो समान है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तीनों में क्या देख रहे हैं आप कि सबका एटॉमिक नंबर 111, ठीक है। और यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, ये समभारी है या समस्थानिक है, ये बताइए। तो जैसा मैंने बताया कि समभारी मतलब जिनका भार समान है, और भार कहाँ है, ऊपर, तो यहां तो भार अलग अलग है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, समस्थानिक, ठीक है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उन्हें कहा जाता है समस्थानिक या आइसोटोप। या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं जिनका की एटॉमिक नंबर 1 है पर एटॉमिक मास 1, 2 और 3 है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं या 3 समस्थानिक होते हैं। अब बात आती है समभारी की। तो समभारी में हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, चलिए आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में ये कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इस समस्थानिक को प्रोटियम ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ट्राइटियम भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु जिसमें 6 प्रोटॉन के अलावा 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु, इन सब के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो अंत में आइसोटोप के बारे में उल्लेख करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होते हैं। नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या का किसी तत्व के रासायनिक गुणों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसी दिए गए तत्व के सभी आइसोटोप एक ही रासायनिक व्यवहार दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी दिए गए तत्व के सभी आइसोटोप एक ही रासायनिक व्यवहार दिखाते हैं। इसका मतलब जैसे कि अपन ने देखा 1H1, 1H2, 1H3, मैं हमेशा सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। ये है आपका प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। तो क्योंकि इन तीनों में देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है, 1 है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सब में एक जैसी है ना। डिफरेंस किसके कारण है, केवल न्यूट्रॉन के कारण, और न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस एंटाइटी, ठीक है। तो इसी कारण चूंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण ही डिफर करती है, ठीक है ना। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आइसोटोप में तो सेम है, इसीलिए इनके रासायनिक जो गुण हैं वह भी सेम होते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब जैसे उदाहरण देखिए, यदि एक तत्व के 2 समस्थानिक हैं, एक का परमाणु भार 62.93 है और दूसरे का 64.93 है। अब तत्व का औसत परमाणु भार 63.54 होगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दिया। तो यदि तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 63 है और परमाणु क्रमांक 29 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 34 होगी। 63 में से 29 माइनस कर दिया, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, ठीक है। ये तो हमने कैलकुलेट पहले भी कर लिया है, उसी के फॉर्मूले पे है कि एटॉमिक मास बराबर P प्लस N, है ना। तो एटॉमिक मास है आपका 63, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 29 और प्लस N, तो N इधर कर लेंगे, N बराबर हो जाएगा 63 बाई माइनस 29, दैट इक्वल्स टू 34, ठीक है। ये इस तरीके से क्या। अब समस्थानिकों के उदाहरण हम देख चुके हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कार्बन के मुख्य समस्थानिक हैं C12, C14। ऑक्सीजन के मुख्य समस्थानिक हैं
O16, O17, O18, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के 3 हैं, कार्बन के 2 हैं, 12, 14, और ऑक्सीजन के 3 हैं, 16, 17 और 18, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको पता चल गया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। यदि एक तत्व X का आइसोटोप ये है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या 11 है। द्रव्यमान मास यहाँ पे 22 है, तो परमाणु संख्या 11 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या उसमें से हम माइनस कर देंगे तो 11 होगी। औसत परमाणु भार, तो यदि एक तत्व के 2 समस्थानिक हैं, एक 80% के साथ और दूसरा 20% के साथ, तो तत्व का औसत परमाणु भार क्या होगा। तो उत्तर क्या होगा इसका, औसत परमाणु भार। तो इस तरीके से अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ये होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण हैं। रेडियो समस्थानिकों का उपयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन आइसोटोप का यूज क्या है, क्या यूजेस हैं इसके। तो रेडियो एक्टिविटी, ये चैप्टर आपको बाद में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, पर अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि रेडियोधर्मी डेटिंग, कार्बन 14 जैसे रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग प्राचीन अवशेषों और जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कुछ जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनका उपयोग चिकित्सा उपचार में किया जाता है, जैसे कि कैंसर के इलाज में। औद्योगिक प्रक्रियाएं, कुछ समस्थानिकों का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि धातुओं में दोषों का पता लगाना। तो ये सब इसके आइसोटोप, समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स का यूज, आइसोटोप्स का यूज, ठीक है। चलिए ये एक एग्जांपल आप देखिए, ब्रोमीन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का कैसे परिकलन करेंगे। तो ये आप खुद करके देखिएगा, एग्जांपल उसी तरीके से देखना है आपको कि ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 35 है, एटॉमिक मास जो है वो 80 है, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Z, तो ये होगी 35। न्यूट्रॉनों की संख्या तो 80 - 35 दैट विल 45, ठीक है। तो इजी है, इसके न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा। और भी देखिए 18, 16 इसका परमाणु संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या बराबर 16, यह तत्व सल्फर है ना। तो यदि आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है तो आप एलिमेंट कौन सा है वो भी पता कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल में तत्व रखे गए हैं, ठीक है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो जब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 16 है, मतलब कौन सा एलिमेंट है वो, कौन सा तत्व है, सल्फर है। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 16 + 16 बराबर 32। तो यह स्पीशीज उदासीन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। यह एक ऋणायन है जिसका आवेश इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य के बराबर है। तो 18 - 16 बराबर 2, तो इसका प्रतीक जो होगा वो इस तरीके से हम बताएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर 16 या 32 और 2 निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 18 है और ये 16 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या दोष हैं। इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी उसे लिखिए, या कौन कौन से दोष थे या कौन कौन से शॉर्टकमिंग्स थी। तो पहला है परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की गई। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है ना, लेकिन गति में होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण करते हैं और अंततः नाभिक में गिर जाते हैं, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाता है। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की गई। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं, जिससे वे सभी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे और एक संतत यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा,
लेकिन वास्तव में परमाणुओं से निकलने वाला स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेखीय यानी लीनियर होता है, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी कमियां हैं, दोष है। तीसरा है परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं की गई। रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनके ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को समझने में कठिनाई हुई। और चौथा है परमाणु के आकार की भी व्याख्या नहीं की गई। फोर्थ पॉइंट से परमाणु के आकार की व्याख्या नहीं की गई। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के आकार की व्याख्या नहीं कर पाया था, जिससे परमाणु की संरचना को समझने में भी दिक्कत हुई। तो ये चारों पॉइंट या चारों दोष थे जो रदरफोर्ड के मॉडल से एग्जिबिट नहीं हो पाए। तो आपने देखा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये दोनों ही चीजें हैं जो किसी तत्व के बारे में पूरी जानकारी, पूरा इतिहास बता देती है ना। तो इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।